Hello everyone, welcome to UPSC Akhada. So first a brief introduction about me. I am Rohit Sharawat. I have 5 years of teaching experience as assistant professor in Delhi University. I did my post graduation from Jamia University and currently pursuing PhD in economics. And I also cleared NET JRF exam in first year of my MA itself. One more information, you can contact me at 8920867614 to join full course of economics optional preparation, Indian economic service preparation and NET JRF preparation. And you can also join our economics optional preparation group on WhatsApp and Telegram for free. So now let's start with our today's topic. So we are discussing economics optional 2020 paper 1 solutions. So today's question is question number 6 subpart C. Explain how Keynesian speculative demand for money is restated in regressive expectation model. Point out its limitation. तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं फ्रेंड्स. एक तो Keynesian speculative demand for money के बारे में डिस्कस करना है और फिर उसको हमें रीस्टेट करना है regressive expectation मॉडल में. और लास्टली हमें कुछ लिमिटेशंस बतानी है regressive expectation मॉडल की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कीन्स ने बेसिकली 2 पर्पस बताए थे, कैश होल्डिंग की या मनी होल्डिंग की या आप कहिए करेंसी होल्डिंग की. तो एक पर्पस तो है ट्रांजैक्शन. अब ट्रांजैक्शन आपको करनी होती है टू परचेज कमोडिटीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज. तो ट्रांजैक्शन पर्पस जो होता है हमारा वो डिपेंड करता है इनकम लेवल पे. सो एज इनकम राइजेस योर स्पेंडिंग योर एक्सपेंडिचर ऑल्सो राइजेस. सो देयरफॉर योर डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन purposes also rises along with increase in your disposable income. सो एक तो ये हो गया हमारा. लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी. अब कीन्स ने कहा था कि एक पर्सन बॉन्ड्स में होल्ड नहीं करेगा गिवन उसके पास चॉइस हो कि या तो उसके पास कैश है या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. और कीन की एक बड़ी रिजिड जो असम्पशन थी वो ये थी कि उसके पास एसेट्स के रूप में सिर्फ या एसेट्स का ऑप्शन सिर्फ बॉन्ड्स ही है. तो कीन्स ने क्या कहा, कीन्स ने कहा कि अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है और इकोनॉमी में पेसिमिज्म है यानी इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव रहेगी. और ऐसा इसलिए रहेगा कि जब इंडिविजुअल हाउस होल्ड को आप चॉइस देंगे कैश होल्ड करने में या बॉन्ड होल्ड करने में, तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन कैश होल्ड करना प्रेफर करेगा. और वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कीन्स इस इंडिविजुअल हाउस होल्ड को लगता है कि अगर वो आज 100 रुपीज कैश रखता है और 1 साल बाद भी उसके पास 100 रुपीज कैश ही रहेगा क्योंकि उसने इन्वेस्ट तो करा नहीं. लेकिन अगर आज उसने बॉन्ड परचेज करे जो कि 100 रुपीज का है, तो क्योंकि मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है और उसे लगता है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली है, कोई प्रॉफिटेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टर्स के पास, तो जो है बॉन्ड्स की डिमांड नहीं होएगी. आज अगर वो बॉन्ड्स खरीदता है और 1 साल बाद बेचना चाहेगा तो उसकी कोई डिमांड नहीं होएगी. इनफैक्ट उसकी सप्लाई हाई होएगी और उससे क्या होगा, जो 100 रुपीज का बॉन्ड खरीदा था वो 90 रुपीज में सेल हो रहा होगा. तो वो क्या स्पेक्यूलेट कर रहा है कि उसे 10 रुपीज का कैपिटल लॉस होएगा. तो ये बेसिकली रीजन था अकॉर्डिंग टू कीन्स कि रिसेशनरी कंडीशन में जब पेसिमिज्म बहुत ज्यादा है, एनिमल स्पिरिट्स डाउन है, तो मनी सप्लाई अगर हम बढ़ाते हैं तो जितना भी करेंसी और कैश लोगों के हाथों में जाएगा वो उसे होल्ड कर लेंगे, वो उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे बॉन्ड मार्केट में. और ऐसा जो है इंटेंसिटी जो इस स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी की है वो बढ़ जाएगी विद द फॉलिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट. तो ये उन्होंने एक रीजन दिया था जो कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था. लेकिन बाद में इसको रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल से एक्सप्लेन करा गया, रीस्टेट करा गया और उसमें एक इंडिविजुअल बिहेवियर को माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करा गया. तो उसको जानने से पहले मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा आपको कि फ्रीडमैन और टॉबिन ने क्रिटिसाइज करा था कीन्स की स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी को. उन्होंने कहा था कि एक इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ बॉन्ड्स में नहीं इन्वेस्ट करता है, उसके पास एक ब्रॉड बास्केट ऑफ एसेट्स होती है जैसे कि
शेयर्स होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में कर सकता है, जैसे कि गोल्ड में कर सकता है। तो अब जब ब्रॉड बास्केट होती है और पोर्टफोलियो ब्रॉड होता है, डाइवर्सिफाइड होता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है तो इतना इफेक्ट नहीं डालता है वो बॉन्ड की सेलिंग या परचेजिंग पर, या फिर स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी जो होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मॉडरेटली डिपेंड करती है, इतनी इंटेंसिटी से डिपेंड नहीं करती है जितना कि कीन्स ने कहा था, क्योंकि वो जो डिमांड है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है ब्रॉड बास्केट ऑफ एसेट्स में। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल में कैसे रिस्टेट करा गया स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी को। तो पहले तो आपको इस मॉडल को समझने के लिए रिग्रेशन वर्ड का मतलब क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ाते हैं कि जो रिग्रेशन लाइन होती है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो बेसिकली रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल है ना, ये फ्रेंड्स रिग्रेशन वर्ड से आया है। और रिग्रेशन वर्ड जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है उन्हें पता होगा, रिग्रेशन वर्ड हम यूज करते हैं एवरेज वैल्यू को, यानी किसी रैंडम वेरिएबल की एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए रिग्रेशन वर्ड यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, टेक द केस ऑफ हाइट, टेक द केस ऑफ हाइट, HEIGHT इन इंडिया। ओके, तो इंडिया के मेल की जो एवरेज हाइट है वो है 5.6 इंचेस। ओके, 5.6 इंचेस है। अब अगर किसी के पेरेंट्स 6 फीट हाइट है उसकी, किसी के पेरेंट की, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी 6 फीट, उनके बच्चे भी 6 फीट के होंगे? हाँ, हो सकता है, लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 9 फीट के होंगे? नहीं, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके बच्चों की जो हाइट की चांसेस है, वो टेंडेंसी होगी टू मूव टुवर्ड 5.6 इंचेस, क्योंकि वो एवरेज है। सिमिलरली अगर किसी की हाइट 5 फीट है किसी के पेरेंट की, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे उनके बच्चों की हाइट 3 फीट होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो भी मूव करेंगे टुवर्ड 5.6 इंचेस। तो ये बेसिकली एक क्रूड एग्जांपल मैंने आपको दिया है रिग्रेशन का। रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है, एक रैंडम वेरिएबल रहता है, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये वेरिएबल की वैल्यू है जो कि रैंडम है। कभी वो रिग्रेशन यानी एवरेज वैल्यू से ऊपर जाते हैं, कभी वो उससे नीचे रहते हैं, बट टेंडेंसी जो होती है रिग्रेशन लाइन पर ही रहती है। ओके, तो ये रिग्रेशन को हम बेसिकली एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन मैंने दी है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। रिग्रेशन means return of random variable to its average value. So now let's restate it in the context of speculative demand for money. Under regressive expectation model, every individual holds his or her subjective view about the long term average interest rate. Further, he expect market to return to the market interest rate to return to its average value. सो अब फिर से हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाते हैं। रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल में क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारे पास सपोज कीजिए ए इंडिविजुअल है, बी है, सी है। तो इस ए का जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि एवरेज इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग एवरेज इंटरेस्ट रेट 6% होता है इकोनॉमी के अंदर रहने वाला है, या फिर आप ये कह लीजिए। और बी को लगता है कि नहीं ये 5% रहने वाला है, और सी को लगता है कि ये 4% रहने वाला है। ओके, तो अब तीनों का जो है एक अपना सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि मार्केट में एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% या बी के अकॉर्डिंग 5 या सी के अकॉर्डिंग 4% रहेगा। और अब करंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये तो इनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये एवरेज है, ये एवरेजेस हैं इनके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड है इनको लॉन्ग टर्म में रहने के लिए। लेकिन जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जो है इन्फ्लुएंस करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल बिहेवियर को कंसीडर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल में हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हाउ एन इंडिविजुअल मेक्स हिज और हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसमें आप देखिए
और यही इसका क्रिटिसिज्म भी है, आप समझ जाएंगे क्यों। इसमें देखिए कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये अगर 6% है, सपोज ये 6% है, और एक इंडिविजुअल को लगता है जो लॉन्ग टर्म एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, तो इस केस में क्या करेगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा और उसकी स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी जो होगी, ये देखिए आप, ये वाई एक्सिस पर लाई कर रही है उसकी, यानी जो मनी डिमांड है वो जीरो रहेगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट 5% से अब होगा, यानी 5.1% भी होगा तो, और उससे ऊपर जितना होगा वो तब तो रहेगी उसकी मनी डिमांड जीरो। ऐसा क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि उसे लगता है फॉर एग्जांपल कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसे लगता है कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगा, तो अगर आज वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है और उसको मिल रहा है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसे लगता है 1 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 होगा, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो उसका बॉन्ड है वो 100 प्लस में सेल होगा, यानी 100 प्लस रुपीज में, यानी वो कैपिटल गेन करेगा। ओके, इसीलिए वो बंदा इन्वेस्ट करेगा बॉन्ड में, क्योंकि उसे लगता है कैपिटल गेन होने वाला है। सिमिलरली अगर 4% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज के टाइम में, यानी तो उसे लगता है क्योंकि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज करेगा बॉन्ड पर, और उससे क्या होगा कि उसका जो बॉन्ड की वैल्यू है, प्राइस, वो 100 माइनस में रहेगी, यानी वो कैपिटल लॉस रियलाइज करेगा। ओके, और यही जो रीज़न है उसकी वजह से या तो उसकी मनी डिमांड जो है स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए ज़ीरो रहेगी, इधर ज़ीरो इन केस करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अबाउ 5%, और मैक्सिमम मीन्स जितनी भी उसके पास करेंसी होगी उसमें से वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करेगा बॉन्ड्स में, सारी की सारी होल्ड कर लेगा। तो ये काफ़ी अनरीजनेबल है, क्योंकि इंडिविजुअल्स ऐसे नहीं करते हैं, वो जो है डाइवर्सिफाई करना पसंद करते हैं रिस्क, वो कुछ परसेंट को इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड में और कुछ को कैश होल्डिंग में रखते हैं। यही इसका एक क्रिटिसिज्म है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि रेट ऑफ जो प्राइस होता है ना बॉन्ड का प्राइस या कह लीजिए यील्ड, वो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट के। अगर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीज करेगा, मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा होगा वही फ्यूचर में, तो क्या होएगा, कैपिटल लॉस रियलाइज करेगा। वो यहाँ पे 4% था, अगर 5% की तरफ जा रहे हैं तो कैपिटल लॉस होगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा, तो ये नेगेटिवली प्रोपोर्शनल दिखाया मैंने, तो कैपिटल गेन रियलाइज होएगा। ओके, अब एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कैसे ये कैपिटल गेन और लॉस होता है। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करे और आपको बोला है बॉन्ड में इन्वेस्ट करें और आपको उस पर मिल रहा है 10% इंटरेस्ट, तो आपको मिलने वाले हैं 110 रुपीज़। ओके, बट आपको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% है वो बिलो नॉर्मल है, आपकी सब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो राइज होगा, तो ऐसे में क्या होगा, लॉस रियलाइज कर सकते हो आप, कैपिटल लॉस। कैसे, अब आपको लगता है वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो राइज होगा, तो आपको क्या लगता है वो बॉन्ड का जो प्राइस था वो तो 100 रुपये था, अब उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो तो 10 रुपीज़ ही मिलेगा ना। वो तो एक बार बॉन्ड परचेज हो लिया फर्स्ट प्राइमरी मार्केट में, तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिट करा गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, वो तो उतना ही रहना है, 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू थी, तो यानी आपको हर साल 10 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। बट आप सेकेंडरी मार्केट में इस बॉन्ड को सेल कर सकते हो, तो सेकेंडरी मार्केट में सेल जब आप करेंगे उसके क्या रिलेशन रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, आप देखते हैं। अब देखिए अगले साल जो है जो बॉन्ड्स है उसकी डिमांड घट गई है, उसकी डिमांड नहीं है ज़्यादा, तो आपने ख़रीदा तो था बॉन्ड 100 रुपीज़ में, लेकिन अब आप उसे
सेल कर पा रहे हो 92 रुपीज़ में। ओके, 92 रुपीज़ में आपने सेल करा। अब आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या हो रहा है, 8 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 8 रुपीज़ का लॉस। ओके, जो सेल कर रहा है, सेलर को 8 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए बायर को कितना फ़ायदा हो रहा है। आपने तो 100 रुपीज़ का बॉन्ड परचेज करा था, बट बायर करेगा 92 रुपीज़ का। ओके, और उसे क्या मिल रहा है, 92 रुपीज़ का तो वो मिल ही रहा है, प्लस उसको कितना मिलेगा, जो डिविडेंड है वो तो 10 रुपीज़ ही मिलेगी ना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कमिट हुआ था। अब आप देखिए जो 10 रुपीज़ है वो 92 का परसेंट कितना हुआ, वो ज़्यादा हुआ ना, 10% से तो ज़्यादा हो गया ना। अब 10 रुपीज़ पर अगर 92 रुपीज़ पर अगर आप 10 रुपीज़ का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, वो 10% प्लस आ रहा है। तो आप समझ गए कि क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा जब कैपिटल लॉस रियलाइज होएगा। यही होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के केस में। सो अब ये तो था इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने आपको ऊपर बताया एबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 इंडिविजुअल केस के, सबकी अगली अपनी अपनी सब्जेक्टिविटी रहती है। यहाँ पे मैं आपको बियर्स कौन होते हैं और बुल्स कौन होते हैं, बॉन्ड्स मार्केट में भी और शेयर मार्केट में भी, वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो लोग ये रियलाइज कर रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका जो सब्जेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ज़्यादा है, तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैपिटल गेन। ये वाले बंदे कैपिटल गेन जो है रियलाइज कर रहे हैं ये। तो ये क्या करेंगे, ये कौन है, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये है बुल्स, इन्हीं को बुल्स बोलते हैं। अब ये जो बंदे हैं ये वाले, ये पैसिमिस्ट है, इन्हें लगता है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बिलो नॉर्मल है और फ्यूचर में राइज करेगा तो उन्हें कैपिटल लॉस होगा, इसीलिए इन्हें कहते हैं बियर्स। अब मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि जब लिक्विडिटी ट्रैप होता है ना फ्रेंड्स, तो सारे के सारे इन्वेस्टर्स जो हैं बियर बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना नीचे आ गया है कि अब तो ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे आएगा भी नहीं, एक भी बुल नहीं बचता है। तो इसीलिए वो सारे के सारे बंदे कोई बॉन्ड नहीं खरीदते हैं और कैश को होल्ड करके रखते हैं। अब ये तो हमने देख लिया इंडिविजुअल के केस में। अब बात करते हैं मार्केट बिहेवियर कैसे होता है। मार्केट बिहेवियर में क्या होएगा, वहां पे आपने देखा था कि एक बंदे के लिए तो था रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। क्या था 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ए पर्सन, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बी के लिए क्या था 5%, और सी के लिए क्या था 4%। अब देखिए एक एक करके कैसे ये बंदे बेयर बन जाएंगे। अब देखिए जब करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से नीचे जाएगा तो ए जो है वो मनी डिमांड करेगा और वो बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जैसे ही 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे जाएगा, ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बियर में। ऐसे ही फिर जब 5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा तो बी भी कन्वर्ट हो जाएगा बियर में। इसी तरीके से सी फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, सबकी जो सब्जेक्टिव एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे नीचे जैसे ही जा रहा है वो बंदा बियर में कन्वर्ट हो जा रहा है। और बियर क्या करते हैं, सारी की सारी करेंसी को कैश में होल्ड करके रखते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं बॉन्ड में। इसीलिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% या 1% या 0.5% बहुत नीचे चला जाएगा तो सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स थे वो बियर्स बन जाएंगे। यहाँ पे पूरी इकोनॉमी जो है, मैं आपको बताऊं, होल इकोनॉमिक एजेंट, सॉरी ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स हैव बिकम बियर्स। सब के सब कैपिटल लॉस रियलाइज करने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो इसीलिए फिर लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है। फिर सारा कैश आप जितना भी मॉनेटरी पॉलिसी से आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी रखो, सब कैश होल्ड करके रखेंगे, और कैश होल्ड करके रखेंगे तो बॉन्ड में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन नहीं होएगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल। ओके,
अब हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। आप ये नोट्स जो हैं ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसके लिए आपको मेरे को व्हाट्सएप करना होगा। सो लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि तभी कंप्लीट हो पाएगा हमारा आंसर। एक तो ये जो किंग्ड स्पेक्यूलेटिव मनी डिमांड कर्व है, आपने देखा ना कि इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, ऐसा होता है मनी डिमांड कर्व, या तो हाईवे या माईवे, ये लगा लीजिए कि भाई 5% से ऊपर तो जीरो कैश होल्डिंग, और उससे 0.1 नीचे आते ही यानी 4.99 पर ही इन्फिनाइट यानी मैक्सिमम कैश होल्डिंग। तो ये क्या है, ये तो एकदम ऐसे नहीं होता ना, ये अनरीजनेबल है। इतना भी जो है किंग्ड डिमांड नहीं होती है इंडिविजुअल की, इसीलिए ये एक लिमिटेशन है। रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशन इज क्वाइट अनरीजनेबल। ए स्मार्ट इन्वेस्टर विल ऑप्टिमाइज हिज रिस्क एंड वुड इन्वेस्ट सम कैश इन बॉन्ड्स एंड होल्ड द रेस्ट। ओके, ये डिस्कशन हो गई हमारी। अब सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज असिमेट्रिक मार्केट, क्योंकि सबके जो थे, ए का था 6%, बी का था 5%, सी का था 4%, देखिए सबके अलग अलग थे। तो ऐसा कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो, ए के पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बी से, और बी के पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है सी से। तो among individuals, hence everyone has different idea about long-term average interest rate. This assumption does not hold water. Why? As most of the investor in bonds market are rational and consider all relevant information. तो ये हमारी लुकास की थ्योरी का पॉइंट है, रेशनल एक्सपेक्टेशन का। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। थर्ड पॉइंट है फ्रीडमैन एंड टॉबिन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उन्होंने क्रिटिसाइज करा था सिर्फ बॉन्ड में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ब्रॉड होती हैं उनकी जो कि एसेट होल्डिंग बास्केट होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन, रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, यू कैन कमेंट एंड आई विल रिजॉल्व योर क्यूरी। फर्दर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि दिस इज द ओनली चैनल where you will find all the previous year question of इकोनॉमिक ऑप्शनल। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, एक भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं आपको ये कभी नहीं बोलने वाला हूँ कि इजी वंस को कर लीजिए, चॉइस में छोड़ देंगे, नहीं। एक अच्छा टीचर सारे क्वेश्चन सॉल्व करता है, यही उसका काम होता है। सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।